Yes, guys. So good afternoon to all of you. तो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस आज के लेक्चर में हम जो ये दोनों सब्जेक्ट हैं इन दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हम एक एक करके दोनों के जो कंटेंट अभी हमें करवाने हैं उनको हम करना शुरू करेंगे। गाइस, अकाउंटिंग सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एएफएम की, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। एएफएम में हम लोगों ने जो अभी तक कर लिया, मैं एक बार अगेन उसका रिकैप दे रहा हूँ। ये रिकैप मैं बार बार इसलिए देता रहता हूँ क्योंकि सबसे जो मेन चीज है वो कभी भी आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करें जिंदगी में ये बात ध्यान रखना कि जरूरी ये होता है कि क्या क्या आपने कर लिया, कितना रह गया। और तो अगर ये चीज क्लियर होगी ना आपके माइंड में तो आपको कभी भी वो सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप चाहे कुछ पढ़े या ना पढ़े। लेकिन कभी भी अगर आप इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे ना कि जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसके बाद कभी यही नहीं देखा कि भाई क्या कर लिया क्या रह गया। लाइक आप अगर दिल्ली से और अगर आप जयपुर ही जा रहे हैं तो अगर आपको ये पता है ना इतना रास्ता आ लिया और इतना रह गया तो सफर आसान हो जाता है ना। लेकिन अगर पता चले ऐसे चले जा रहे हो पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा तो बड़ी दिक्कत होती है। तो वो ये पूरा सफर है आपका, पढ़ाई है ना ये। तो कितना हमारा रह गया कितना हमारा नहीं रहा, पहले भी हम लोगों ने ये डिसाइड करा था। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें टॉपिक क्या है, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो बेसिक इंफॉर्मेशन अकाउंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने कर लिया, यानी जो नेचर वगैरह ये सारी चीजें थी। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था हमारा वो था हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में अच्छा एक इसमें एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी था हमारे पास। हमारे पास एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हमने करें। ध्यान रखना दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में जाना, हमने लेजर के बारे में जाना और ऑफ कोर्स हमने सबसे पहले जर्नल के बारे में जाना। तो ये हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में जाना। फिर हमने फाइनल अकाउंट्स के बारे में जाना कि फाइनल अकाउंट्स होते क्या है। और जब भी मैं फाइनल अकाउंट्स की बात करूं तो आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। फाइनल अकाउंट्स का नाम सुनते हैं ना, दो डिवाइड आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि फाइनल अकाउंट मतलब दो चीजें, एक फॉर कॉर्पोरेट एक फॉर नॉन कॉर्पोरेट। अब बात ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट आपके लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखता है, लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट को समझने के लिए नॉन कॉर्पोरेट को समझना जरूरी है क्योंकि टर्म्स वैसे समझ में आती है। थोड़ा सा भाई गैप दे दो कोविड के चलते। हाँ ये बात, हालांकि होना जाना कुछ नहीं पर दिल का वहम मिटता रहे, है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट्स फॉर कॉर्पोरेट। अब बात ये आप पूछेंगे सर क्या हमें फाइनल अकाउंट्स फॉर कॉर्पोरेट भी बनाना पड़ेगा? नहीं, वो हमें बनाना नहीं, वो समझना है। लेकिन मैं आपको उसको समझाऊंगा इस तरीके से कि वो रियल लाइफ में भी आपके काम आए कि कल को आप किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपके लिए यूजफुल हो। इस वे से हम उसको करेंगे फाइनल अकाउंट फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो फाइनल अकाउंट्स हम कर रहे हैं फिलहाल, और फाइनल अकाउंट्स हम कर रहे हैं विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। अभी एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? एडजस्टमेंट ये होती है हमारे पास जैसे मान लो 2 साल है, इस साल के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इस वाले साल के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि इस साल के लिए जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं साल खत्म हो गया, कुछ ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड इस ईयर से है लेकिन वो यहाँ पे रही, रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है उनकी जो रिलेटेड है दिस ईयर, जो हमारे जिस ईयर के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन उसकी एंट्री नेक्स्ट ईयर में हो रही है तो उन्हें बोलते हैं एडजस्टमेंट। उन्हें हम अकाउंट्स में नहीं रखते, उन्हें हम नीचे लिखना शुरू कर देते हैं एडजस्टमेंट। लाइक ये वो है कि आपने अकाउंट बनाना स्टार्ट करा, अकाउंट बनाते चले गए, अकाउंट हो गए क्लोज, अब कुछ एंट्रियां निकल के आ रही हैं तो अब उन एंट्री को हम क्या करते हैं, हम नीचे फुटनोट में लिखना शुरू कर देते हैं। जो फुटनोट हम अकाउंट्स में बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं उसे एडजस्टमेंट्स। ठीक है ना। तो उस फुटनोट को जो एडजस्टमेंट बोलते हैं उसके रिगार्डिंग हमें समझना है। क्या आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? मैं कहूंगा नहीं। क्या आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए? नहीं।
लेकिन इसके प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ये सारी चीजें एक्चुअली में होती क्या है, क्योंकि आप फ्यूचर मैनेजर्स बनने के लिए जा रहे हैं। तो ये था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। और फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था, एक क्वेश्चन के बारे में हम फिर दोबारा डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे, और उसको करने के बाद ये फाइनल अकाउंट्स को हम लगभग खत्म कर देंगे, उसमें कुछ ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। अगर मैं इसमें से देख लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा क्या है, मैंने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया था तो थोड़ा ज्यादा अच्छा सा वो आया नहीं था, तो मैं देख लेता हूँ अगर कोई एक ढंग का सा मिल जाता है। सो उसमें एक क्वेश्चन मुझे मिला है, ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ एक फोटो लेके, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन रहेगा ये, इसको देख के बिल्कुल नहीं घबराना है कहीं तुम समझो सर ये तो हमें कभी भी समझ में नहीं आ सकता। कई कंसेप्ट पता है कैसे रहते हैं, जैसे ही आपने उसका बारे में सुना ना, हम हार मान जाते हैं। और जब हम हार मान जाते हैं ना, वो सबसे खतरनाक चीज होती है। ध्यान रखना, कभी भी तुम कुछ भी पढ़ने बैठो ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप हार ना माने, आप लास्ट तक उसको समझने की कोशिश करते रहें। होता क्या है, कोई भी चीज कभी भी 100% किसी के समझ में नहीं आ सकती, लेकिन एक तो आप जब यहाँ पे क्लास में आए, तो मान लीजिए आपको किसी चीज के बारे में 0% नॉलेज है, एक तो जीरो की जीरो ही लेके बाहर जा रहे हो, आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, तो जीरो की जीरो तो बाहर नहीं जाएगी ना, है ना। दो ही आपके, हमारे एक सर थे वो हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी में ना दो ही आपके सबसे पक्के साथी हैं, जो जिंदगी में कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बताओ कौन कौन। उसमें मैं बोला सर सबसे पहले पत्नी। बोले तू हमेशा यही सोची हो। और हालांकि पत्नी, उसका एक जवाब नहीं था, उन्होंने कहा पत्नी तो पड़ोसियों के साथ भी भाग जाती। हाँ जी, हाँ ज्ञान और नॉलेज, बिल्कुल सही। एक तो हो गई ज्ञान, और दूसरा एक्सपीरियंस, नहीं नहीं, हेल्थ, बिल्कुल सही। नहीं छोड़ती आपका, हेल्थ साथ कब छोड़ दी। अब यूं थोड़ी, मैं सर 85 साल का हो गया और रेस मारना चाहता हूँ, 85 साल में तो स्वस्थ आदमी होता है ना। किस चीज का। अच्छा चलो कोई नहीं, वो बेटा वो ट्रीटमेंट चला है वो, मतलब देखो एक तो चीज होती है, मतलब बात ये है कि हम यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आपका स्वास्थ्य, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, सुबह घूमने जाइए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना, अपने शरीर की केयर करिए। मेरा कहने का मतलब ये था, आपके सच्चे साथी सिर्फ ये दो ही चीज है, एक आपका ज्ञान जो आपके दिमाग में है, एक आपका शरीर, एक स्वस्थ शरीर। और एक स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है। मैं पिछले 4-5 सालों से मैं बीच में बड़ा वो हो गया था, आदत ऐसी हो गई थी, कभी हम भी कॉलेज में पढ़ते थे रोज। हाँ गले का भी ऑपरेशन हुआ, लेकिन उससे पहले गले का मेरा दूसरी वजह से हुआ, मैं सूरत स्कूल में पढ़ाता था, और आदत ये थी कि मैं नुक्कड़ नाटक वगैरह करता था, और गले को इतने बुरी तरह मैंने ट्रीट करा। यूथ फेस्टिवल चलते थे, तो कोल्ड ड्रिंक के बाद चाय, मतलब फ्री का तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, जो चीज फ्री की है उसको नहीं छोड़ना। प्लस में जैसे सिंगिंग वाली जो गर्ल्स होती थी यूथ फेस्टिवल में, वो क्या है कि अक्सर चाय वगैरह मंगवाती, तो उनकी भी जानी, ऐसे नहीं कोई बहुत वो है, बस यूं है, दूसरे को चैन से नहीं बैठने देना। तो ये कर करके मेरा हालत ये हुई कि मेरे वोकल कोर्ड से खून आने लग गया, और डॉक्टर ने बिल्कुल, मैं उस टाइम केएलपी कॉलेज में पढ़ाता था, और डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया, भाई टीचिंग तो आप छोड़ दीजिए, टीचिंग जिंदगी में नहीं कर पाओगे, टीचिंग के अलावा कुछ और करना हो तो कर लीजिए। डॉक्टर ने बोला तो सच्ची था, और मैंने कभी जिंदगी में कुछ सोचा ही नहीं दूसरी चीज कि मैं टीचिंग के अलावा मैं कुछ करूंगा। 2010 में इस प्रोफेशन में बड़े मजे आने लगे, इसलिए नहीं, पढ़ाने में ज्यादा छुट्टियां बहुत थी, और मैं घूमने, मेरे को घूमने का ज्यादा शौक था। सो फिर बाद में थोड़ी सी केयर करी मैंने अपने गले की, और केयर करने के बाद, वही मैं इसलिए कह रहा था, हेल्थ आपके हमेशा साथ देती है। तो नॉलेज को हर जगह से हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी कहीं भी, आप कहीं भी हैं, किसी भी क्लास में हैं, कहीं भी आप अटेंड कर रहे हैं, मान लीजिए आप फिजिक्स की क्लास में भी जाके बैठ जाओ, तो मान लो आपको कोई फ्रेंड हो गया, आज आज मेरी क्लास में चल के बैठ जा, और आप बैठ जाओ और बिल्कुल आप ब्लैंक छोड़ दो अपने आप को, मतलब शरीर शरीर रखो, दिमाग कहीं और रखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां हम हैं वहां पे इन्वॉल्व होना चाहिए, वहां पे आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के आए। ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल मानना है, उससे हम कुछ ना कुछ तो जरूर सीखते हैं। तो कई बार हम क्लास में भी ऐसा होता है, अटेंडेंस के लिए मान लो, मैं तो नहीं मानता आप लोग अटेंडेंस के लिए आए हो, मेरी नजर में आप लोग वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हो, जो केवल केवल नॉलेज लेने के लिए आए हो, तो तुम भी ये समझो कि जो पढ़ा रहे हो
नहीं 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 नहीं, मैं एक्चुअली मैं हमारे सर थे नीचे डॉक्टर ईश्वर शर्मा, उनसे ज्यादा इंस्पायर हूँ। मेरी मतलब कि जिंदगी को बनाने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। और ये कभी कभी है ना पढ़ते दिखा ली कि एक टीचर गुरु जिंदगी बदल देता है, कभी एक्सपीरियंस नहीं कराता। लेकिन हम तो यहाँ पे जब 2010 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो बिल्कुल हताश निराश आए थे। और मतलब सर की ही ब्लेसिंग है कि जो भी हम कुछ कर पाए, जो भी कुछ बन पाए, सो वो सर के कारण है। वो तो मैं अपने सर से इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। और मैं जब टीचिंग करता हूँ तो मैं उनकी ही नकल करने की कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी। अरे ये कहाँ भाग गया, एक मिनट रुकना। ये है एक पार्ट इसका, इसका दूसरा पार्ट भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये है दूसरा पार्ट। और मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसको ड्रॉप कर देता हूँ, पर उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, फायदा नहीं है कोई भी। चलिए, तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये काफी बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने, और इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगी, और उन एडजस्टमेंट्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये एक तरह से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिक क्या है, आप प्रोसेस पे थोड़ी सी निगाह बनाए रखिए और आपको समझ में आता रहेगा। कोई ऐसी बड़ी हार्ड साइंस नहीं है कि ये जो समझ में नहीं आएगी, बड़ा आसान सा सिस्टम है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सो एक मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो, हाँ जी। देखिए बेटा, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ अ मर्चेंट ऑन 31 दिसंबर 1999। अच्छा, उन्होंने क्या रखा है, फर्नीचर है, डेबिट बैलेंस में ये है 640 रुपीज का। एक चीज और, कभी भी आप लोग कभी भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करने लगे, दो बार उसको है ना अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करना। आप कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो अपने आप एक समझ लो कॉन्फिडेंस बन जाता है, जस्ट साइकिल चलाने की तरह। जब आप पहला दूसरा पेडल मार देते हैं ना, वही सबसे जो डरावने पल होते हैं। आप शुरू में कार चलाना सीखिए, पहले बार जब आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना, सिर्फ वही एक डरावना पल होता है। उसके बाद तो वो चलने लग जाते हैं। तो सेम इसी तरह जब भी आप फाइनल अकाउंट्स के मान लीजिए कभी क्वेश्चन करने पड़े आपको या करने लगे, तो आप ध्यान रखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, चार चीजों को पकड़ के चल दीजिए। एक बार आप चलने लगेंगे, आगे की चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगी। तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और हमें फोकस करना है कितनी चीजों पे, चार चीजों पे। हमें ढूंढना है परचेज, ओपनिंग स्टॉक, और क्या बताया मैंने, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। चलो, तो देखो बेटा, फर्नीचर दे रखा है 640 का, मोटर कार है 6000 की, बिल्डिंग है 7500 की, कैपिटल है 12500 की, बैड डेट्स है 175 के। मैं एक बार तुम्हें क्लास में बता रहा था, कोई स्टूडेंट था मुझसे कुछ सामान खरीद के लेके गया और फिर पैसे वापस नहीं दिए, तो उसको मैं बैड डेट्स में लिखूंगा, तो वो बैड डेट्स है। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या हुआ, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स हुआ जो डूब गए, जिनने कह दिया मैं नहीं देंगे। प्रोविजन हुआ मुझे अंदाजा है कि इतने रुपए और डूब जाएंगे। अब ये प्रोविजन दो तरह से चल सकता है, इसमें से हो सकता है कुछ पैसे वापस आ जाए, और ये भी हो सकता है और ज्यादा डूब जाए। यानी जो मैंने तैयारी कर रखी है उससे ज्यादा भी डूब सकते हैं, और जो मैंने तैयारी कर रखी है उससे कम भी डूब सकते हैं। ये बात क्लियर है ना माइंड में। अच्छा, एक बात बताओ, जो मैंने तैयारी कर रखी है अगर उससे ज्यादा डूब गए तो और नुकसान। भाई 300 की तैयारी कर रखी है और डूब गए 400, तो 300 का नुकसान पहले ही मैं लिख चुका हूं, और 100 का और हो गया, तो 100 रुपए का नुकसान हुआ ना नेट। अच्छा, मैंने तैयारी कर रखी है 300 के लिए और मान लो नुकसान हुआ खाली 200 रुपए का, तो 100 रुपए एक तरह से मेरी क्या हो गई, एक तरह से मेरी इनकम हो गई है। ये मैं कहूंगा कि जो नुकसान होना था वो नहीं हुआ, तो वो भी तो इनकम ही हुई ना एक तरह से, है ना, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद बेटा ओपनिंग स्टॉक, यस इसको मैं ढूंढ रहा था। ओपनिंग स्टॉक, मेरे क्वेश्चन को शुरू करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेज एंड सेल, यस सर ये भी हमें चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो बच्चे बिजनेस से आते होंगे उन्हें पता होगा
कि जब बैंक में आपके में 10,000 रुपए हो, निकलवा ले 20,000 है सर, ऐसा हो सकता है? हमारे बैंक में तो हम 10,000 जाते हैं, 9,000 रुपये अटका देता है वो मिनिमम बैलेंस। बिजनेसेस को ये सुविधा होती है ओवरड्राफ्ट की कि जितने पैसे उससे ज्यादा आप निकलवा सकते हो, तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया। तो अंडरस्टूड सी बात है, क्या हो गया आपकी लाइबिलिटीज। रिटर्न्स, अच्छा अब देखो रिटर्न दो दिख रहे हैं मेरे को, 200 का और 125 का। बेटा या तो साफ लिखा हो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जो बेटा परचेज आती है आपकी डेबिट साइड में, तो परचेज रिटर्न कौन सा हो गया 125, और सेल है आपकी क्रेडिट साइड में, सेल रिटर्न क्या हो गया? तो बेटा ये हो गया सेल्स रिटर्न और ये हो गया परचेज रिटर्न। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर डेबिट साइड में दे रखा हो तो वो आपके एक्सपेंसेस हैं, यानी आपने इंटरेस्ट पे करा है, और अगर क्रेडिट साइड में दे रखा हो तो वो आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है। उसके बाद कमीशन, कमीशन भी सेम एज इट इज है। कमीशन अगर डेबिट साइड में हो तो आपने पे करा है, और क्रेडिट साइड में हो तो आपने रिसीव करा है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये तो हमेशा हमारा खर्चा होता है। कैश इन हैंड हमारी असेट्स है। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये हो गए। ड्रॉइंग्स हो गई, जर्नल चार्जेस हो गए, और सैलरीज हो गई। ठीक है भाई, ये मैंने जो ट्रायल बैलेंस है वो पढ़ लिया, यानी इन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, एक टाइम पे ट्रायल बैलेंस हो गया खत्म, और एडजस्टमेंट आ गई, तो एडजस्टमेंट जो आई उन्होंने फुटनोट पे लिखा। अब जरा समझो, मैंने 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर दिया, लेकिन क्लोज करते क्या क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा क्या खुद ही खुद? नहीं निकल के आएगा ना, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें मान लो 4 दिन लग गए, तो मैं क्या करूंगा उसे फुटनोट में यहां लिख दूंगा कि भाई जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करा वो कितना आया 3,250 रुपए। ओके, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है 5% और मोटर कार पर है 10%। अब ये डेप्रिसिएशन क्या चीज है बेटा? कोई भी फिक्स असेट्स जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं वो आपकी डेप्रिसिएशन कहलाती है, और वो नॉर्मल वियर एंड टीयर। लाइक मैं ये फोन लाया 10,000 का, अब तो इसकी वैल्यू 10,000 नहीं है ना, अब तो कम हो गई। एक्चुअली में वैसे लाया था मैं 42,000 का। ठीक, तो बात ये इसकी वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, तो वो जो डेप्रिशिएट वैल्यू है वो है, तो ये डेप्रिसिएशन है 5% एंड 10%। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ 285 वाज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उस पे 285 रुपए का ब्याज भी हमें देना है। सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ, यानी जो सैलरी है वो हमने कितने महीनों की दी है 11 महीने की ही दी है, यानी एक महीने की सैलरी अभी क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 11, इंश्योरेंस 100 वाज प्रीपेड, यानी 100 रुपए इंश्योरेंस वो है जो अगले साल का है लेकिन पे अभी कर दिया, अगले साल का है पे अभी कर दिया, अभी का तो नहीं है ना, वो अभी में से क्या कर देंगे लेस कर देंगे। अच्छा, राइट ऑफ 100 एज फर्दर बैड डेट्स एंड ऑल्सो क्रिएट अ बैड डेट्स प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। देखो वो जो ऊपर प्रोविजन था ना वो हमने कभी बनाया साल के दौरान, अब हमने कहा जो बैड डेट्स हो गया, जो प्रोविजन है उसके अलावा एक तो 100 रुपए और कर दो फर्दर बैड डेट्स के, ठीक है, और एक प्रोविजन बनाओ नया 5% ऑन डेटर्स, यानी जो बचे कुछ डेटर्स है ना उन पर 5% और प्रोविजन बना लो कि कहीं ये भी डूब ना जाए, ये बात है। अगला गुड्स कॉस्टिंग ₹300 वर गिवन अवे एज चैरिटी। जो सामान था हमारे पास आया वो हमने चैरिटी के रूप में क्या कर दिया दान दे दिया। एंड फाइनली है ए बिल्स रिसीवेबल फॉर 500 वाज डिस्काउंटेड इन नवंबर बट इट वाज ड्यू इन नेक्स्ट जनवरी। ये भी अगले साल आना था लेकिन इसको अभी डिस्काउंटेड करा लिया गया। तो ये था हमारा ओवरऑल क्वेश्चन, और अब इसका हम शुरू करते हैं इसका जो आंसरिंग कैसे कैसे इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा प्यारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाना शुरू करते हैं यहां से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप अगर मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे अपने नोटबुक में तो वो क्या होता है जब आप चीजें लिखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें माइंड में रिकैप रह जाती है।
ठीक है बेटा, सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है ना। तो टू ओपनिंग स्टॉक, अब हम यहां देखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितने का है हमारा। ओपनिंग स्टॉक है 3460 रुपए का, ठीक है। तो 3460। उसके बाद देखेंगे टू परचेज। तो बेटा परचेज कितने की है हमारी, तो परचेज है हमारी टोटल, हम ऊपर देखेंगे, मैं वैसे इसको आपके ग्रुप में छोड़ने की कोशिश ही करता हूं। अगर ये आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो और भी बढ़िया है। चलिए कोई, तो देखिए हमारे पास बेटा परचेज कितने की है 5475। इसको साइड में लिख लीजिए, माइनस कर देंगे रिटर्न, रिटर्न कितने का है 125, ठीक है। तो यानी कि हम यहां लिखेंगे परचेज 5400 और लेस कर देंगे परचेज रिटर्न 125, तो ये आ गया 5350। अब एक बात बताओ बेटा, सुनो अब एक चीज, कई बार क्या होता है हम कोई सामान जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं वो हम दान में दे देते हैं किसी को। कई बार क्या होता है वो जल के राख हो जाता है। कई बार क्या होता है जो मालिक है वो खुद उसको लेके चला जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई चोरी हो जाता है उसमें से। कई बार क्या होता है उसमें आग लग जाती है। यानी गुड्स को या तो दे दिया दान में, या वो चोरी हो गया, या वो मालिक ले गया अपने घर, या कुछ भी हो सकता है उसमें। ऐसे सामान की डीलिंग क्या हो। अब इसके लिए काफी विचार मंथन के बाद जो अकाउंटेंट थे वो इस प्रोसेस में पहुंचे कि जो सामान आपका चला गया, जो नुकसान हो गया, जो आपने चैरिटी के रूप में दे दिया, वट एवर जो भी करा, आप जस्ट करो क्या, उसे परचेज में से लेस कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी गुड्स चैरिटी के रूप में दिए जाएं, जब भी ड्राइंग्स के रूप में यूज करे जाएं, जब भी आग लग जाए, जब भी कोई ले जाए, तो उसके लिए पहली तो शर्त ये है कि उसको परचेज में से आप कर दो लेस। और दूसरा, फिर जहां वो खर्चा हुआ है वहां पे उतने में उस खर्चे को दिखा दीजिए। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली थी कि एक गुड्स है कितने रुपए का 300 रुपीज का। देखो ये रहा, गुड्स कॉस्टिंग ₹300 वर गिवन अवे एज चैरिटी, की गुड्स को हमने क्या कर दिया चैरिटी के रूप में दान में दे दिया। तो बेटा जो हमने चैरिटी के रूप में दान में दिया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी लेस कर देंगे यहां से, इसमें से ही लेस गुड्स चैरिटी इन गुड्स। तो चैरिटी इन गुड्स हो गई कितने रुपए की 300 रुपीज की। तो यहां आ गया 5050 रुपीज। ओके गाइज, सो अब यहां पर हम आते हैं बाय सेल्स, ठीक है भाई। तो सेल्स हमारी कितने की है 12,850 माइनस रिटर्न कितने का है 200 का। तो 12,850 में से लेस कर देंगे रिटर्न, रिटर्न है 200 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,650। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप लोग, नहीं है। अब बेटा यहां पे हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 3,250 का, है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 1999 वाज ₹3,250। तो यहां पे हम डाल देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,250, ठीक है। अब अब देखिए हम यहां पे देखना है हमें, क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसी चिड़िया होती है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो सीधा फैक्ट्री से रिलेटेड हो, लाइक वेजेस, लाइक कैरिज इनवर्ड, लाइक फ्रेट इनवर्ड, लाइक और अदर दिस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो क्या इसमें देखो आपको कोई ऐसा खर्चा नजर आ रहा है,
नहीं, कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो आप कह सकें कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस, वेजेस ध्यान रखिए, वेजेस है डायरेक्ट, और जो सैलरी है वो दी जाती है एम्प्लॉइज को, इस वजह से सैलरी है इनडायरेक्ट। ठीक है, सो कोई समस्या नहीं है। देखिए वेजेस दी जाती है मजदूरी, वेजेस का हिंदी मतलब हो गया मजदूरी, तो मजदूरी मजदूर को, और हाँ नहीं, डेली वेजेस में भी बात नहीं है, अगर आप पर मंथ भी देंगे तो भी उसे वेजेस ही बोलते हैं, पर वो दी जाती है लेबर क्लास को। ठीक है ना, एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज कंपनी का। अब मान लो कोई फैक्ट्री में मैनेजर लगा हुआ है सैलरी पे, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। ठीक है ना, तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे, हम इस साइड का टोटल कर लेंगे, और इस साइड का टोटल कर लेंगे। तो जो ये टोटल है ये हो गया 15,900, और इसमें से बेटा ये लेस कर देंगे 3,000, तो गलत। ग्रोस प्रॉफिट बताओ भाई कितना आएगा, ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन, बिल्कुल सही, 7390। ओके गाइस, तो यहां तक अगर आप लोगों को लगे कि सर यहाँ ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तो वो बेसिक कंसेप्ट क्या है ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस की जो बेसिक चीज आपको याद रखनी है वह यह है कि ट्रायल बैलेंस हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बनाते हो, ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है, ग्रोस प्रॉफिट, इतना भी याद रख लोगे तो वो सही है। ठीक है ना, अच्छा इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो कि सामान बनाने की जो लागत है वो इस साइड है आपका, ये बेटा ये 15,900 में से ये दोनों लेस कर दिए, यानी इस साइड का टोटल करना, इस साइड का टोटल करना, वो लेस कर देना, तो जो बचेगा वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आप चाहो तो अलग बना लो, ठीक है, वैसे इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई बच्चा अलग बनाना चाहे तो अलग भी बना सकता है। कंफर्ट एक साउथ की मूवी है, उसमें वो बार बार करता रहता है मुझे मेरा कंफर्ट चाहिए, एक रेगिस्तान वगैरह में जाता है, रवि तेजा की, देखी तुमने? चलो खैर, आगे आते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, जो ग्रोस प्रॉफिट हम यहां से उठा रहे हैं ये ग्रोस प्रॉफिट एज इट इज इधर उठा लेंगे 7,390। अब बेटा एक एक करके हम देखेंगे कि जो जो हमारे एक्सपेंसेस है उनको हम लिखना शुरू करेंगे, तो बाय द टॉप हम पकड़ना शुरू करेंगे। देखो फर्नीचर कोई एक्सपेंसेस नहीं है, मोटर कार कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बिल्डिंग कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कैपिटल नहीं है, बैड डेट्स नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बिल्कुल इनकी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन इनके एडजस्टमेंट भी नीचे है, तो उस एडजस्टमेंट के साथ हम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेज एंड सेल नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, रिटर्न नहीं है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बिल्कुल है 118 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा लाइबिलिटी हो गई ना हमारी, खर्चा नहीं हो, लाइबिलिटी होगी, मैंने आपसे पैसे उधार ले लिए 10,000 रुपए, तो क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं, मेरे ऊपर कर्जा है, और इस खर्चे को जब मैं खर्च करूंगा तो वो खर्चा है ना। सो हम यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा इंटरेस्ट पे ये भी देखिए क्या कोई आ, मतलब कि कुछ वो है, एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन की है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बिल्कुल है कि एन अमाउंट ऑफ 285 वाज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देखिए इंटरेस्ट हमारा कितने रुपए का है भाई, इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 118, दिख गया है 118, तो 118 इंटरेस्ट है, और 285 और ड्यू रह गया जो अभी पे नहीं करा है, तो वो हो तो गया ना, है तो इसी साल का, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, ऐड करना पड़ेगा वो, तो यहां पे हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट
118 और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का है प्यारे बच्चों? 285। और जो दोनों का सम आएगा तो ये आ जाएगा 8 और 5 13, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 403। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जो हमारा, अब अगली एंट्री हम देखते हैं। इंटरेस्ट के बाद है कमीशन। कमीशन हमने रिसीव्ड करा है और कमीशन पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिख रही है, तो सीधा कमीशन को ऐसे लिख देंगे बाय कमीशन। तो कमीशन कितने रुपए का है? कमीशन है 375 का ही दिख रहा है मुझे जी। तो कमीशन हो गया 375। आगे अब कमीशन के बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस है 800 रुपीज का, और इसके साथ देखो एडजस्टमेंट भी है टैक्स एंड इंश्योरेंस के साथ। इंश्योरेंस 100 वाज प्रीपेड, यानी एडवांस में पे कर दिया, इस साल का नहीं था लेकिन पे कर दिया, तो इस साल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आप सबके दिल से यही आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। और वो तो टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो टैक्स एंड इंश्योरेंस हो गया 800 का, और इसमें से हम लेस कर देंगे जो जिसको हम प्यार से बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो है आपका 100 रुपीज का, तो ये आ गया 700 रुपीज। ओके भाई, अब आगे देखते हैं हम। टैक्स एंड इंश्योरेंस के बाद कैश इन हैंड कोई खर्चा नहीं है, सन्नी डेटर एंड क्रेडिटर कोई खर्चा नहीं है, ड्रॉइंग्स है वो लेस होती है, खर्चा नहीं है, मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, बिजनेस में कोई खर्चा नहीं है। जर्नल चार्जेस जो हमारा सामान्य खर्चा है 7, हाँ चाय पानी का 782, तो इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है मुझे, तो इसको भी हम क्या करेंगे 782 इधर लिख देंगे टू जर्नल चार्जेस 782। उसके बाद हम आते हैं सैलरीज पे। सैलरीज है 3300 रुपीज की, पर सैलरीज के साथ भी शायद था, बिल्कुल है, सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। अब देखो 3300 रुपए सैलरी दी है 11 महीने के लिए, तो एक महीने की सैलरी कितनी हो गई? 300 रुपए। 300 रुपए की नहीं दी, लेकिन ड्यू तो हो गई ना इसी साल की, दी नहीं वो अलग बात है, तो टोटल कितनी बनी? 3600। क्यों मैं दोस्त, सही बात कह रहा हूं मैं? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, उत्सव। उत्सव भी अब तो मेरी बात में हाँ मिला रहा है, ठीक है। सो यहां पे हम डालेंगे टू सैलरीज, सैलरीज थी 3300 एंड एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज that is 300 rupees, and now the total become 3600. Okay, so in prima facie we are done all adjustments. Now reconsider adjustments, and now we are turned up onto bad debts. Okay, one adjustment that we left, that uh, as I earlier discussed, that if we donate some goods, if our goods destroyed and if our goods are drawn by the owner, then the first we less that amount from purchase, and second what is effect, that effect shown on the profit and loss or balance sheet. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने चैरिटी के रूप में सामान को दे दिया। अब जब चैरिटी के रूप में आपने सामान को दिया तो एक तो परचेज में से लेस कर दिया, हमने सोचा हमने खरीदा ही नहीं वो, लेकिन नुकसान तो हुआ ना, लॉस तो हुआ ना एक तरह का, तो वो कहां पे शो होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पे हम लिख देंगे टू गुड्स गिवन इन चैरिटी, तो गुड्स गिवन इन चैरिटी था 300 रुपीज। ओके, अब चलते हैं थोड़ा बैड डेट्स की तरफ। अच्छा, डेप्रिसिएशन और गिवन है। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मोटर कार बाय 10%। डेप्रिसिएशन 5% है बिल्डिंग पर और मोटर कार पर है 10% पर। तो बिल्डिंग कितने की है हमारी? बिल्डिंग है 7500 की, तो 7500 का निकाल लेंगे कितना परसेंट?
5%। तो ऐसे निकालते भाई, अगर किसी को नहीं आता हो तो 75% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ऐसे निकाल लेंगे, कितना जाएगा 375। वो करेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 375, और सेकंड है मोटर कार। तो मोटर कार पर कितना डेप्रिसिएशन बना है हमारा, तो मोटर कार है हमारी 6000 रुपीज की, और 6000 का हम कैलकुलेट कर लेंगे 10%, तो वो हो जाएगा 600 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोटर कार, और मोटर कार है 600 रुपीज की। सो ये हो गया 759,975 डेप्रिसिएशन। ओके, अब देखिए क्या हमने लगभग लगभग एडजस्टमेंट कुछ करी है नहीं करी। क्लोजिंग स्टॉक की हम एक बार कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन की कर चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट की कर चुके हैं, सैलरी की कर चुके हैं, इंश्योरेंस की कर चुके हैं, ये हमने अभी करी नहीं है, चैरिटी की कर चुके हैं। अच्छा एक है ए BR for ₹500 was discounted in November but it was due in Jan। जैन में ड्यू था और उस BR को हमने क्या कर लिया, अभी डिस्काउंटेड करवा लिया। चलिए इसके बारे में अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले एक बार हम लोग बैड डेट्स के बारे में बात करते हैं कि बैड डेट्स क्या क्या करेंगे हम। देखिए दोस्तों, हमें बैड डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक गिवन है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और दो ही इंफॉर्मेशन गिवन है फुटनोट में। ठीक है, इन्होंने कहा कि पुराना जो प्रोविजन था वो था हमारा कितने रुपए का, 300 रुपए का यहां पे। तो ये बैड डेट्स को करने के लिए मैं एक बार इंक चेंज कर लेता हूं। तो ये हम आपको ओनली बैड डेट्स के लिए कर रहे हैं। तो 300 का था, और जो पुराना हमारा बैड डेट्स था वो था 175 का। ये वो था कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे ना, तो ही पता चल गया, बनाने से पहले ही पता चल गया, और हमने इनको हटा दिया और अपने लॉस में शामिल कर लिया। अब जब फाइनल स्टेज पर हम पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे को फर्दर बैड डेट्स हो रहे हैं, जो और बैड डेट्स हो रहे हैं वो है 100 रुपीज के, और जो प्रोविजन बनाना है वो है 5%। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे तो हमारा जो ओल्ड बैड डेट्स कितने के हैं, 175। ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितने का है, 300 का। न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स कितने के हैं, 100 रुपीज के। और अब मैं बात करूंगा न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन कितना बनेगा, न्यू प्रोविजन आपका बनेगा, जो आपके डेटर हैं, डेटर कितने के हैं, 4000 के। तो जो ये 4000 के जो डेटर है ना, इसमें से 175 ऑलरेडी लेस होके, और जो 300 है वो ऑलरेडी लेस होके 4000 आए। पर जो क्या फुटनोट में है 100, ये भी क्या हमने लेस कर दिए, नहीं, ये हमने लेस अभी नहीं करे हैं। तो जब भी प्रोविजन बनता है, प्रोविजन का मतलब लगभग इतने डूबेंगे। मुझे अमन से भी पैसे लेने थे, आपका क्या नाम है, मनीष। मुझे अमन से भी पैसे लेने थे, मुझे मनीष से भी पैसे लेने थे, मुझे उत्सव से भी पैसे लेने थे। 1000 1000 1000 3000, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो मेरे डेटर में से मैंने 1000 रुपए तो लेस कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में लिख दिए, बच्चे कितने अब 2000। अब उस 2000 में से डिसाइड ये हो रहा है कि जो मनीष है वो कह रहा है कि सर मैं तो दे दूंगा, या और उत्सव उत्सव कह रहा है हाँ दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, अभी हाँ दे दूंगा। तो मैंने उसके लिए क्या क्रिएट कर दिया, प्रोविजन। ठीक है ना, तो जो प्रोविजन मैं क्रिएट करता हूं वो मैं सब जो डूबने वाले हैं उनके बाद जो फ्रेश बैड डेट्स बचे उसमें से मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो मेरे पास जो टोटल डेटर है वो कितने के हैं, 4000 रुपए के, शेयर्स और नो। और इस 4000 रुपए में से मेरे जो फर्दर बैड डेट्स हो गए जो अभी हुए हैं वो कितने के हुए हैं, 100 के। तो मेरे पास कितने के बचे, 3900 के। अब अरे जो ये बच गए ना उस पर भी कितना परसेंट बढ़ाओ,
5%। 39 का 5% निकालना बेटा कितना आ रहा है? 195। तो हमने न्यू प्रोविजन कैसे निकाला पता चल गया आपको? 195 रुपए। ठीक है, अब इसको मैं एक बार दोबारा करता हूं रिपीट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कर क्या रहे हैं? हम कर यह रहे हैं कि जो भी हमारे पास पैसे डूबने की आशंका थी प्लस जो डूब गए उनका हिसाब लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ना इधर इसको रब कर देता हूं ऊपर वाले को। सबसे पहले मैंने लिखा ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने का था? 300 रुपीज का, कोई समस्या नहीं। ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स कितने के थे? 175 के, कोई समस्या नहीं। अब जो ओल्ड थे वो तो थे ही थे, अब कुछ न्यू और हो गए बैड डेट्स। तो न्यू बैड डेट्स कितने के हैं? क्वेश्चन में दे रखा है 100 के, कोई समस्या नहीं। अब मुझे बनाना है न्यू प्रोविजन कि अभी कितने डूबने की संभावना है। मैंने प्रोविजन को रिवाइज कर दिया कि अभी कितने डूबने की संभावना है। तो अभी उतने हैं जितने मेरे डेटर हैं, उसमें से जो डूब गए वो लेस कर दूं। तो डेटर कितने के हैं? 4000 के। 4000 में जो और डूब गए कितने? 100 रुपए लेस कर दिए, बचे कितने? 3900। तो 3900 का यानी 4000 के मेरे डेटर थे, 100 रुपए के फॉर न्यू बैड डेट्स हो गए, और इसका मैं जो बराबर आएगा उसका मैं कितना निकाल दूं? 5%। तो 3900 का 5% निकाल दिया, कितना आ गया? 195। ठीक है, तो ये हमारे पास ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन आ गए। अब देखिए लॉजिक क्या है। ये जो अभी पूरा सीन है ना, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, अब पूछो सर ऐसा क्यों? बेटा हमने कह रखा था कि भाई हमारी जो तैयारी है, जो हमारी तैयारी है वो 300 रुपए की है, और 175 तो गए डूब। तो 300 में से 175 घटाना भाई 125। हमने कहा भाई 300 की तैयारी कर रखी थी, 175 डूब जाते तो ठीक है। अब उस 175 में से 100 और डूब गए, 25। और बेटा 195 डूबने की और संभावना बैठ गई। तो क्या हो गया? मतलब एक तरह से हमें हमारे ऊपर एक्सपेंस आ गया, और कितने का आ गया? 170, 170, दैट्स इट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे? 170। अब एक तुम मानो कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे ओल्ड प्रोविजन 1000 रुपए का बना के रखता, तो व्हाट डज इट मीन कि 1000 रुपए की मैंने तैयारी कर रखी थी, पहले मेरे डूबे 175, तो 1000 में से क्या लिखता? 175। फिर उसके बाद मेरे नए भी डूबे 100, तो मैं क्या लिखता? 100। और अब फिर दोबारा डूब गए 195, तो फिर भी मुझे इतने रुपए जो मैंने सोच रखे थे उससे मेरे कम डूबे हैं ना, तो वो मेरा कहां जाता? क्रेडिट साइड। यानी कि जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो आपको यह सोचना होगा कि जो मैंने नुकसान सोचा था एक्चुअल नुकसान उससे ज्यादा है या कम है। अगर तो एक्चुअल नुकसान उससे कम है तो मुझे हो गया प्रॉफिट, तो वो क्रेडिट साइड में। और अगर तो एक्चुअल नुकसान जो सोचा था उससे भी ज्यादा है तो वो डेबिट साइड में। तो बेटा यहां पे हमें पहले ये कैलकुलेशन करके देखनी है, और फिर हम अब यहां पे हम लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट्स। और अगर क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो बाय लिखते हैं बाय प्रोविजन। वहां में प्रोविजन से शुरुआत करते हैं, यहां किससे शुरुआत करेंगे? बैड डेट से। बैड डेट से कितने का? 175। इस नहीं बैड डेट्स हमारा 175 का ही है बेटा। अच्छा अच्छा, नहीं वो आप 170 भी लिख सकते हो, मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है ना, टू बैड डेट्स 175 ऐड कर देंगे इसमें फर्दर बैड डेट्स, और कितने हो गए? 100 रुपीज के ऐड कर देंगे इसमें न्यू प्रोविजन। नया प्रोविजन कितने का बनाया है? 195, और लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, यानी ओल्ड प्रोविजन में से घटा दो इन सभी को 300। तो ये आप सारा लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 170।
0। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए आप लोग। ठीक है भाई, मैं बैड डेट्स का फिर दोबारा बता रहा हूं, सबसे टेक्निकल चीज यही है, इससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं। बैड डेट्स का क्या है, ओल्ड प्रोविजन पकड़ो और देखो ओल्ड प्रोविजन में से सब कुछ घटा के देख लो क्या कुछ पैसा बच रहा है। अगर पैसा बच रहा है तो क्रेडिट साइड में, और नहीं बच रहा है तो डेबिट साइड में। ठीक है, अब बेटा देखो क्या हम सभी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक की डन, डेप्रिसिएशन की डन, 285 की डन, सैलरीज डन, इंश्योरेंस डन, बैड डेट डन, ये डन। और अभी एक रह गया जो बीआर है, बीआर 500 का डिस्काउंट करवा लिया नवंबर में, लेकिन ड्यू हो रहा है जनवरी में। सबसे पहले समझो तो बीआर होता क्या है। बीआर क्या होता है, अमन 2 बार सामान लेके गया और बड़े रुआ रुआ के पैसे दिए, अगले बार फिर आ गया सर ये सामान चाहिए। अब मैं अगर अमन को बिल्कुल साफ मना कर दूं भाई तेरे लिए कोई सामान नहीं है, तो उसमें नुकसान क्या है, मेरा सेल गई मेरी, है ना। और मैं अगर अमन को पैसे दूं, अमन सर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तो आपको पता ही है अपनी ब्रांड वैल्यू है, पैसे जरूर दूंगा। अब मेरे को पता है ब्रांड कैसी है, पैसे अटक सकते हैं। तो इस केस में मैंने क्या करा, मैंने कहा अमन देख तू आदमी तो बहुत बढ़िया है, तू है ना एक काम कर लिख के दे दे मुझे, ठीक है ना। एक बीआर बिल्स बना रहा हूं, एक बिल होता है एक चेक फॉर्म का, और लिख के दे कि भाई मैं इतनी तारीख को इससे इतने रुपए लेऊंगा। मैंने एक बिल लिखा, इसने उसको रिसीव कर लिया और वो बिल आ गया मेरे पास। मेरे पास एक कागज है जिसपे लिखा हुआ है कि मुझे अमन से इतनी तारीख को इतने पैसे लेने हैं जनवरी में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जनवरी का अमन ने पैसे देने थे, अब मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो मैं पहुंच गया बैंक में और मैंने बैंक से कहा बैंक जी मुझे पैसे दे दो, मेरे पास जनवरी में पैसे आएंगे और वो पैसे मैं आपको दे दूंगा। बैंक ने कहा भाई तेरे पास कहां से आएंगे पैसे, मैंने कहा मुझे अमन से लेना और अमन ने मुझे लिख के दे रखा है। तो बैंक ने कहा ठीक है एक काम कर, ये तो दे दे मुझे और अपने पैसे पकड़ ले, और जनवरी में हम अमन से पैसे ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई मुझे क्या दिक्कत है। अब क्या बैंक धर्मात्मा है, नहीं। बैंक क्या करेगा कि बिल तो है मान लीजिए 10,000 का, तो बैंक मुझे 10,000 रुपए नहीं देगा, बैंक कितने देगा 95, कि 500 रुपए किस चीज के, 500 रुपए हमारे इंटरेस्ट के, है ना। बैंक ने क्योंकि आपको पैसे दिए हैं पहले। अब इसी तरह का एक बीआर था 500 रुपए का, जो हमने डिस्काउंट करवा लिया किसमें, नवंबर में, लेकिन वो ड्यू जनवरी में होना था। ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि अगर अमन बैंक को पैसा देने से मना कर दे तो, मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को दे दिया बीआर, बैंक से ले आया पैसा। अब अमन बैंक गया अमन के पास, अमन भाई ये देख तेरा ये बीआर है पैसा दे दे। अमन गए तो मैंने ऐसे मजी मजाक में दिया था। अब क्या होगा, नहीं बैंक अमन को क्या जाने, बैंक बैंक वापिस आके मुझे देगा बीआर, भाई ये तेरे बीआर ले, हमारे हमारे पैसे दे दे, अब तू जाने और अमन जाने। हाँ जी, इंटरेस्ट तो बैंक का है, बैंक आप दोगे नहीं दोगे, बैंक इंटरेस्ट तो बैंक ने पहले काट लिया। ठीक है ना। अब बैंक मुझसे 10,000 लेगा, अब बैंक मुझसे 10,000 लेगा। 10,000 क्यों लेगा, क्योंकि 500 रुपए तो बैंक ने मुझे दिए थे कि भाई आप फरवरी से और अब तक उसको यूज करिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अब तो बैंक मुझसे 10,000 लेगा, बीआर 10,000 की वैल्यू स्टैंड करता है वो। अब मैं जाऊंगा अमन के पास, मैं कोर्ट में केस करूं वो करूं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आप जब आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं दिसंबर में, तो क्या आपको ये पता है कि जनवरी में वो जो बीआर है वो फटेगा या पेड हो जाएगा, नहीं होगा। अगर तो वो बीआर फट गया मतलब रिजेक्ट हो गया, तो मेरी 500 की लाइबिलिटी है। और अगर तो नहीं हुआ तो नहीं है ना। अब इस केस में क्या मैं इस 500 रुपए को अपनी लाइबिलिटी में दिखाऊं या ना दिखाऊं, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसको अपनी लाइबिलिटी में दिखा दूं और अगर तो ये बीआर नहीं फटा, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने में दिक्कत,
तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम प्यार से उनका नाम निकाल दिया हमने कंटीजेंट लाइबिलिटी। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखा देते हैं। यानी बैलेंस शीट में नहीं आएगी, हम सिर्फ फुटनोट में दिखा देंगे कि भाई हमने एक बीआर डिस्काउंट करवा रखा है 500 रुपए का, जो कि जनवरी में ड्यू है। यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखा दी और अकाउंटिंग पे उसका कोई अफेक्ट भी नहीं आया। बात समझ में आ गई? तो इसकी क्या होगा, इसको बैलेंस शीट के कहा दिखाना पड़ेगा, फुटनोट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करिए, बट नेट प्रॉफिट देखिए कितना आता है। तो ये जो 7390 प्लस 375, इसको मैं आप लोगों के लिए टोटल कर रहा हूं 3000। तो इस साइड का टोटल हो जाएगा 7765। और जब हम जो हमारा जो इनकम साइड है उसको जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं इनमें से जब हम लेस करेंगे इन जितने भी ये एक्सपेंसेस है, यानी कि 7765 को हमें लेस करना है 403 और 700, 782 और 3600 एंड सो ऑन। तो इनको जैसे ही हम यहाँ से लेस करेंगे इन सभी को 3600, 300, 975 और 170, इसमें से सभी से लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 835। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। अब जब हमें आगे बनानी है बैलेंस शीट तो ये आप लोगों के लिए है एक तरह से होमवर्क आप समझ लीजिए कि जो बैलेंस शीट है वो आप लोगों को बनानी है और साथ में बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा वो आप लोगों को मुझे बताना है। तो इसको आप सोल्व करके देखिए, इस पूरे क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना के देखिए। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी छोड़ रखा है, तो आप वहां से इसको करके देखिए। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।